खरीफ सीजन से ठीक पहले देश में यूरिया के स्टॉक में गिरावट आई है और ये गिरावट 4 साल के सबसे निचले स्तर तक इस स्टॉक को लेकर चली गई है। अप्रैल की शुरुआत में स्टॉक 54 लाख टन के करीब है, जो 4 साल में सबसे कम है। 2022 के बाद ये अप्रैल की शुरुआत का सबसे कम स्टॉक है। अब बात यह है कि जब स्टॉक कम है तो सरकार ने इसके लिए टेंडर निकाला है 25 लाख टन यूरिया का। बात यह है कि ये टेंडर किस भाव पर निकला है। ये टेंडर निकला है 935 से $959 प्रति टन पर। और ये टेंडर पिछले टेंडर की तुलना में 87% महंगा है। पिछला टेंडर $508 से $512 प्रति टन के बीच खरीदा गया था। अर्थम, अगर आपको एक रीसेंट अर्थम ध्यान हो तो इस पर विस्तार से अंशुमान जी ने चर्चा भी की थी। सर, खरीफ सीजन से पहले यूरिया का स्टॉक घटना ये कितनी बड़ी चिंता है किसान की दृष्टि से, बाजार की दृष्टि से, फसल की दृष्टि से, और महंगा इंपोर्ट सरकार के बजट पर, सरकार की जेब पर क्या असर करेगा? ये स्वाभाविक था। अगर आप लगातार बोनस पॉइंट देख रहे हैं तो जो सबसे पहला फैसला, जो सबसे पहला असर ठीक 48 घंटे के दौरान, जंग शुरू होने के 48 घंटे के दौरान आया था। और जब कतर पर हमला हुआ था और मिसाइल गिरी थी, तो सबसे पहला जो असर होर्मुज बंद होने के बाद आया था वो भारत में गैस की सप्लाई को लेकर था। और आपको याद होगा, सबसे पहली जो सरकारी कंपनी थी जिसने उर्वरक का उत्पादन बंद किया था, जो कि पंजाब में एनएफएल है, उसने यूरिया का उत्पादन बंद कर दिया था। और वहां से संकट की शुरुआत होती है। हमने अर्थम में विस्तार से आपको बताया था कि यह संकट जो अब भारत की दहलीज पर आपको दिख रहा है, ये दरअसल इसकी तैयारी पहले से शुरू हो गई थी और ये सबसे गहरा घाव है। अभी की मौजूदा परिस्थिति क्या है? स्टॉक की पोजीशन आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्टॉक्स वास्तव में दबाव में है और यूरिया के स्टॉक्स में 2026 में ये पिछले कई सालों का, 2022 के बाद से देखें तो 2023 के बाद से देखें तो सबसे कम स्तर है। अभी यहां चुनौती है कि भारत अपनी जरूरत का 25% यूरिया इंपोर्ट करता है। पूरी दुनिया में दो बड़े स्विंग सप्लायर हैं जो यूरिया की आपूर्ति करते हैं। पहला सप्लायर है चाइना और दूसरा है रूस। और अगर ये दोनों अपनी सप्लाई रोकते हैं तो फिर निर्भरता मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ जाती है। हुआ यह है कि इस जंग के पिछले 1 महीने के दौरान यूरिया की आपूर्ति का पूरा दुनिया का जो ताना बाना है वो बिखर गया। चीन ने अपना निर्यात पूरी तरह रोक दिया, स्टॉक करना शुरू कर दिया, क्योंकि चीन को अपनी खेती के लिए यूरिया की जरूरत है। रूस पर तमाम प्रतिबंध पहले से ही लगे थे, तो इसलिए उसकी आपूर्ति बाजार से बाहर थी। ऐसी स्थिति में जो मिडिल ईस्ट से आने वाली यूरिया थी, मध्य पूर्व से आने वाली यूरिया थी, खासतौर से ईरान और बाकी मुल्कों से, क्योंकि वहां गैस है और उस गैस का इस्तेमाल यूरिया को बनाने में किया जा सकता है, वो आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई। और इसलिए जो बात शुभम ने आपसे जिक्र की कि दुनिया में यूरिया की कीमतें $484 पर टन से लेकर और $652 प्रति टन तक बढ़ोतरी हो गई है। करीब करीब ये आप माने तो 10 दिन की बढ़ोतरी है। पूरी दुनिया में चूंकि अब बहुत ही सीमित सप्लायर बचे हैं यूरिया के, वो भी कुछ अफ्रीकी देश हैं और कुछ मध्य पूर्व के वो देश हैं जो जंग से थोड़ा सुरक्षित हैं, इसलिए एक जबरदस्त किल्लत है, जबरदस्त शॉर्टेज है यूरिया की पूरे समय के लिए बाजार में। भारत के पास अभी फिलहाल खरीफ की समस्या के समाधान के लिए तो स्टॉक मौजूद है, लेकिन इसके बाद जैसे जैसे हमें दूसरे चक्र में, जब जुलाई अगस्त में जरूरत पड़ेगी, तब तक अगर पर्याप्त आयात नहीं हो पाया तो फिर दबाव बनता दिखाई दे सकता है। और इसीलिए इतनी महंगी कीमत पर यूरिया के इंपोर्ट को में बढ़ोतरी की गई। अप्रैल से नवंबर के बीच में करीब करीब भारत का यूरिया इंपोर्ट डबल हो गया था। 2025 में भारत ने 10 से 11 मिलियन टन यूरिया मंगाई थी, जिसमें से 41% यूरिया मिडिल ईस्ट से आई थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि रूस से आने वाली नियमित सप्लाई बंद हो चुकी थी प्रतिबंधों के कारण। तो जो बचा हुआ सप्लाई का बाजार था, वो मिडिल ईस्ट था, वो भी बंद होता दिख रहा है। ये पूरा हिस्सा, ये पूरी क्राइसिस कैसे दुनिया में प्ले आउट कर रही है, कैसे दुनिया की दोनों बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, अमेरिका और भारत, यूरिया की खाद की कमी से जूझ रहे हैं। चाइना का इसमें क्या रोल है और कैसे इतिहास एक बार अपने को दोहरा रहा है। 1973 में भी ऐसे ही गल्फ वार हुआ था, जब इजराइल और बाकी अरब देशों के बीच, जिसको याम के वार कहा था, और कच्चे तेल की कीमतें ऊपर गई थी। उसके ठीक 6 महीने बाद पूरी दुनिया में यूरिया का संकट आया था और उसके बाद बांग्लादेश ने एक अकाल का सामना भी किया था। सब विस्तार से आप जानना चाहते हैं। और जो सबसे बड़ी बात, जो सबसे आश्चर्यजनक बात भारत के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी, कि पूरी दुनिया के किसी भी देश के पास
यूरिया का, फर्टिलाइजर का इमरजेंसी स्टॉक रिजर्व है ही नहीं, परंपरा ही नहीं है बनाने की। कच्चे तेल का स्टॉक सब बनाते हैं, लेकिन यूरिया का कोई स्टॉक नहीं रखा जाता, फर्टिलाइजर का कोई इमरजेंसी रिजर्व नहीं होता। और उस इमरजेंसी रिजर्व ना होने का नतीजा है, क्योंकि दुनिया मान के चलती थी कि खाद तो बराबर मिलती ही रहेगी। अब हम उस संकट के बीच में खड़े हुए हैं। इस पर हमारी लगातार नजर रहेगी। धीमे धीमे जैसे जैसे परिस्थितियां आगे बदलेंगी, या तो आपूर्ति बढ़ेगी या फिर भारत को उर्वरक की शॉर्टेजेस छोटे समय के लिए झेलनी पड़ सकती है।